रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। क्या आप दृष्टिबाधित हैं और आपकी उम्र 18 से 35 वर्ष है? क्या आप अविवाहित हैं और आपके पास है वैध विकलांगता प्रमाण पत्र? तो ये आपके लिए हो सकता है सुनहरा मौका। 16 फरवरी 2025 को पंचकुला में होने जा रहा है रेडियो उड़ान मिस्टर एंड मिस विजनरी ब्यूटी पैजेंट। दृष्टिबाधित समुदाय में प्रतिभा, आत्मविश्वास और विविधता का उत्सव। इस ब्यूटी पैजेंट में टोटली ब्लाइंड और लो विजन पार्टिसिपेंट्स हिस्सा ले सकते हैं और जीत सकते हैं 21,000 रुपए तक का कैश प्राइज। उप विजेता को मिलेगा 11,000 का प्राइज और साथ ही सभी विजेताओं को मिलेगा भरपूर मीडिया एक्सपोजर और रिकॉग्निशन। तो फिर देर किस बात की, जल्द से जल्द अपना 1 मिनट का वीडियो बनाएं और 31 अक्टूबर 2024 से पहले हमें सबमिट करें। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें radioudan.com या फिर आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9463668196 पर। तो आज ही रजिस्ट्रेशन करें मिस्टर एंड मिस विजनरी ब्यूटी पैजेंट के लिए और चमकने का ये मौका ना चूके। क्या आप विकलांग छात्र हैं? क्या आप माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? क्या आप शिक्षा तक पहुंच में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? तो आपकी कठिनाइयों को दूर करने आ गया है NCPEDP बजाज फिनसर्व स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपको देगा फीस, सहायक उपकरण और ट्रांसपोर्टेशन के लिए वित्तीय सहायता और साथ ही शिक्षकों, छात्रों और पेरेंट्स के लिए भी कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स। तो अपने एजुकेशनल ड्रीम्स को वास्तविकता में बदले। NCPEDP बजाज फिनसर्व स्कॉलरशिप प्रोग्राम उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में विकलांग छात्रों का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये शिक्षा तक पहुंच के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करता है। आवेदन के लिए आज ही संपर्क करें 7303944839 पर या ईमेल आईडी है bfsp.ncpedp@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए www.ncpedp.org को विजिट करें। NCPEDP बजाज फिनसर्व स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जो बनाता है विकलांग छात्रों की शैक्षिक प्रगति को सशक्त और देता है बढ़ावा समावेशन को। या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। प्रोग्राम बदलता दौर में जैसा कि आप जानते हैं, हम एक सेगमेंट कर रहे हैं जिसका नाम है कहानियां पैरालंपियंस की। ये सेगमेंट हम कर रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, MSJ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। आज की जो हमारी मेहमान हैं बहुत खास हैं। इनकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। एक नए स्पोर्ट के बारे में हम जानेंगे। इन्हें शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल मिला है 2024 के, जो पेरिस में पैरालंपिक हुआ था। इससे पहले 2 वर्ल्ड कप में ये 2 गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। हर बार ये एक नया एशिया का रिकॉर्ड बनाती हैं और फिर खुद ही तोड़ती हैं। इनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ राजस्थान से मोना अग्रवाल जी हैं। मोना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो उड़ान पे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। सबसे पहले थोड़ा सा बताएं अपनी डिसेबिलिटी के बारे में और थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में। सर, राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। राजस्थान के सीकर शहर में मेरा जन्म हुआ था और मैं मेरे परिवार की, मेरे माता पिता की तीसरी पुत्री संतान थी। तो उस टाइम पे 90s के दौर में बेटियों को बहुत ज्यादा चाहते नहीं थे पेरेंट्स। एक बेटी हो गई काफी है, दूसरी और तीसरी से तो बहुत परेशान थे। तो कुछ ऐसा ही हाल मेरे पैदा होने पर भी था कि हमें बेटा चाहिए था और बेटी आ गई। फिर इसे किस्मत की मार समझें, बेटी तो थी ही, तीसरी थी और उसके बाद में 9 महीने की उम्र में मेरा जो है पोलियो ड्रॉप्स से रिएक्शन हो गया था। तो मेरे कमर से नीचे दोनों पैर जो हैं वो पोलियो संक्रमित हो गए। तो वो परिवार के लिए, पूरे के लिए एक सदमे का दौर था कि अब इसका कैसे हम पालन पोषण करेंगे, पूरी जिंदगी इसकी संभाल करनी पड़ेगी। और वो बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी उन्हें ऐसे लगा कि हम कैसे कर पाएंगे।
तो मुझे उसी माहौल के अंदर मैं जैसे जैसे समझदार हुई, मुझे ये पता चला कि भाई मैं नॉर्मल लोगों की तरह नॉर्मल नहीं हूँ। एक डिसेबिलिटी है मेरे अंदर और मैं हर काम को नॉर्मल लोगों की तरह नहीं कर सकती। मैं चाहूं भी तो नहीं कर पाऊंगी। तो एफर्ट करती थी, कई बार हारती थी, कई बार जीतती थी, कई बार कर पाती थी काम को। तो मेरी दादी को ऐसे लगा कि इसे कम से कम जिंदगी जीने लायक तो बनाना पड़ेगा, ताकि दुनिया के मार ना पड़े इसके ऊपर। मेरी दादी ने मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये था कि मेरे मुंह से किसी काम के लिए मना नहीं होना चाहिए। अगर मैंने किसी काम को ये कह दिया कि ये काम मैं नहीं कर सकती, तो वहां मेरी दादी की स्ट्रिक्टनेस मुझ पे लागू होती थी कि कैसे नहीं कर सकती, करके दिखा। अगर मैं नॉर्मल लोग जिस तरीके से कर रहे हैं वो काम उस तरीके से नहीं करती थी, तो मुझे अपना नया तरीका इजाद करना पड़ेगा, लेकिन मुझे वो काम जरूर करके दिखाना पड़ेगा। ये टास्क होता था मेरे लिए। तो धीरे धीरे ऐसे ही सबक सीखे और शायद आज उन्हीं सबक से मैं इस लायक बनी हूँ कि मुझे कोई भी टास्क अपने लिए डिफिकल्ट नहीं लगता। मुझे लगता है कि ठीक है, जो भी चीज है मैं कर लूंगी। बिल्कुल। बट क्या, क्योंकि सीकर से आप आती हैं और जी। जिस समय की हम बात कर रहे हैं, तो एक तो आपने बताया ही कि जो फीमेल्स को लेके क्या स्टेटस था, और दूसरा एक डिसेबल्ड होना उसके ऊपर अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो डिड यू फेस, यू माइट हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस विद रिगार्ड टू योर एजुकेशन। तो कैसे एजुकेशन हुई, क्या सोसाइटल स्टिग्मा उस टाइम पे फेस करना पड़ा आपको? सच बताऊं तो शायद उतना ज्यादा सोशल स्टिग्मा मैंने फेस नहीं किया, क्योंकि मुझे मेरे आसपास अच्छे लोग मिले। क्योंकि हमारी सोसाइटी में कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ हैं जो चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते, उनके लिए ये चीजें अलग है, लेकिन कुछ हैं जो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो जैसे मेरी फैमिली के अंदर मैं इकलौती डिसेबल पर्सन थी, लेकिन जैसे ही मेरी दादी ने मेरे लिए स्टैंड लिया, मेरे लिए हर जगह पे सिचुएशन नॉर्मल कर दी। अब कोई भी मेरे साथ में वो डिसेबल वाला व्यवहार नहीं कर पाएगा, क्योंकि दादी के रूल्स के अकॉर्डिंग जहां भी जिस भी फंक्शन में जा रहे हैं ये बराबर में जाएगी, जैसे बाकी बच्चे रह रहे हैं वैसे ये रहेगी। स्कूल में भेजना है, जिस स्कूल में बाकी बच्चे जा रहे हैं उसी स्कूल में ये जाएगी। तो स्कूल तक छोड़ के आना, लेके आना, वो घर वालों की जिम्मेदारी है। इसमें ये होता है अगर घर वाले स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं ना, तो शायद प्रॉब्लम आ सकती है सोसाइटी को फेस करना और जो भी चीजें हैं। मुझे एक किस्सा याद है कि मेरे जो चाचा है उस समय ऐसे था कि जहां कहीं पे भी कोई उनको बताता था कि ये झाड़ा लगवाना है, ये करना है, तो कभी मम्मी पापा करवा रहे हैं, कभी दादा दादी करवा रहे हैं, कभी चाचा करा रहे हैं, तो मेरे चाचा ने अपनी पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज कर दी थी मेरे लिए। वो मुझे लेकर गए कहीं फेरी लगवाने के लिए। जब वापस आए उनकी एग्जाम थी, तो ये पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मुझ तक कोई परेशानी ना आ पाए, कोई भी सोशल टॉर्चर मुझ पे ना आ पाए। ऐसे ही स्कूल के अंदर अगर किसी ने मुझे कुछ कह दिया, मेरे मतलब मुझे स्कूल छोड़ने से लेकर मुझे वापस लेकर आना, लंच में मेरा लंच बॉक्स वापस ताजा मतलब गर्मा गर्म पहुंचा के आना, तो वो बड़ा अच्छा माहौल दिया मेरे घर वालों ने मेरे को, पूरी फैमिली ने, जिसकी वजह से शायद मैंने वो टॉर्चर नहीं सहन किया। मुझे कहीं पे भी वो फील नहीं आने दिया कि मैं डिसेबल हूँ और मैं डिफरेंट हूँ, डिफरेंटली एबल्ड हूँ। मैं इक्वली हूँ, सभी के बराबर हर काम कर सकती हूँ, बस काम करने का तरीका मेरा अलग होगा। यही थॉट माइंड में डाला गया था। Awesome. So you were very fortunate. तो Yes. बचपन में क्या था माइंड में, क्या गोल थे, क्या बनना है आपको? सच बताऊं तो जब से पैदा हुई तब से ऐसे सोच रखा था कि कुछ अधिकारी जैसा बनके और अधिकारी वाली जॉब करनी है। yes. साइनिंग अथॉरिटी वाली जो जॉब होती है ना, अधिकारी का IAS मतलब बनना तो है। पता नहीं पता था। नॉट IAS, मुझे पता नहीं था एक्चुअली उस टाइम पे, लेकिन इतना पता था कि जिसका काम सिर्फ ऑटोग्राफ देना रहेगा। ऐसी कोई नौकरी करनी है कि मेरे को खाली ऑटोग्राफ देना पड़ेगा, बाकी काम सारी दुनिया करेगी। ये नहीं पता कि ऑटोग्राफ देने वाली नौकरी बहुत जिम्मेदारी वाली होती है। अब तो आगे तो बन गई, वो तो ऑटोग्राफी दे रहे हैं अब आप, तो भगवान ने सुन ली आपकी। हाँ, लेकिन पढ़ाई करके नहीं बन पाई, उस चीज का मुझे अफसोस रहेगा। जो पहला सपना देखा था कुछ बनने का, वो था बिना डॉक्टर बनने पढ़ाई का। के बन पाई, ये उससे भी ज्यादा फक्र की बात है। मतलब उस अगर उसको उस पर्सपेक्टिव से देखे, अगर अ, सचिन अगर तेंदुलकर उस साहब की जर्नी पर्सपेक्टिव देखे से देखे ना, तो जी 37 एज में शादी हो गई, पढ़ाई से कोई दूर दूर तक अब नाता रिश्ता नहीं था, दोनों बच्चे हो गए
और उसके बाद एक नई स्ट्रीम में एंट्री करके एक हाउसवाइफ बनके या एक मदर बनके और फिर मैं कर पाई, तो ये उससे भी बड़ा एक मेरे लिए वो था। Absolutely yes, absolutely yes. This is what I was talking about. ये अब कौन है दुनिया में यो कहेगा कि मेरे को सचिन तेंदुलकर नहीं बनना कि वो उनकी स्टडी के हिसाब से तो बोलेंगे भाई ऐसी हजारों स्टडीज कुर्बान, एक बार सचिन बना दीजिए। तो सही है। फिर कैसे आपने जयपुर में प्राइवेट जॉब की और जो वहां से आप यहाँ पे आए, जॉब कर रहे थे, जॉब करते करते क्या ट्रिगर पॉइंट था स्पोर्ट्स में आने का? स्पोर्ट्स में आने का ट्रिगर पॉइंट नहीं था, लेकिन ऐसे था कि मेरे को जैसी लाइफ में कंफर्ट जोन मिलने लग जाती है ना, मुझे ऐसे लगता है कि इतना आसान अगर मेरा सफर है तो कुछ तो गलत है, तो मुझे उसे वापस डिफिकल्ट बनाना है, क्योंकि बचपन से वही आदत है कि स्मूथ नहीं चलनी चाहिए लाइफ। तो जैसे मेरी जॉब चल रही थी प्राइवेट सेक्टर की, तो मुझे लगा कि यार बहुत स्मूथ चल रही है, पैसा जितना चाहिए उतना मिल रहा है, ऐशो आराम की जिंदगी है, लेकिन ये कंफर्ट नहीं चाहिए, कुछ अलग है अभी। मतलब सिर्फ ये करने के लिए मैं पैदा नहीं हुई कि हाँ पैसा कमा लिया, मस्त बैठ के खा लिया, वो नहीं चाहिए, कुछ अलग क्या करना है। तो मैं वो जॉब छोड़ के वापस आई, और जिस समय मैं वापस आई मैं सोच रही थी मैं क्या नया करूं, और वो 2015 के एंड का या 16 के बिगिनिंग का टाइम था जब मैं वो जॉब छोड़ के आई थी। और उस समय गेम्स की एक बूम सी चल रही थी स्पोर्ट्स की, कि पैरा में भी स्पोर्ट्स होते हैं। उससे पहले तक तो मुझे पता ही नहीं था कि पैरा में स्पोर्ट्स होते हैं, तो मुझे ऐसे पता चला कि यार पैरा वालों के लिए भी स्पोर्ट्स होते हैं, और पैरा वाले जो हैं वो कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने कहा यार ये तो मजेदार बात है, मतलब गेम्स का बचपन में किसको खेलने का शौक नहीं होता, हर इंसान को होता है, मुझे भी था। तो मैंने कहा कि यार फिर यही ट्राई किया जाए। तो मैं जब गेम्स के ऊपर रिसर्च करने लगी तो बहुत सारे कैटेगरीज हैं, एबल वालों में शायद उतनी कैटेगरीज नहीं है, पैरा में बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो जैसे हम एथलेटिक्स में बात करें तो थ्रो इवेंट्स के अंदर अलग 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 बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो मैंने कहा यार ये तो समझ में नहीं आएगा कि कौन से इवेंट में जाना सही है और गलत है। तो मैंने सबसे पहले एथलेटिक्स स्टार्ट किया, थ्रो इवेंट किए, मैं अच्छा कर रही थी, स्टेट लेवल पे मेरे पास 2 साल कंटिन्यू मेडल्स रहे, लेकिन मुझे उसमें मजा नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा कुछ और ट्राई करें, पावर लिफ्टिंग किया। उसमें जितना डाइट इंटेक करना था, पावर लिफ्टिंग मेरे लिए बहुत पैशन वाला गेम था, मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मुझे मेरे अंदर अग्रेशन है और वो अग्रेशन निकालने के लिए मुझे वो प्लेटफॉर्म मिल रहा है। बट उसका जो डाइट इंटेक था वो सर्कल मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि अगर मैं 6 महीने साल भर उतना डाइट ले लूंगी ना, तो शायद कहीं ना कहीं फिर मैं खड़े होके चलने लायक नहीं रहूंगी। तो फिर मैंने पावर लिफ्टिंग से स्विच किया। फिर जब मैं ऐसे कई सारे ग्रुप्स में निकली मिली, तो मेरे को ऐसे लगा कि यार गर्ल्स तो कोई है ही नहीं बाहर, खाली आदमी आदमी भरे हुए हैं पैरा के अंदर भी, ये तो बहुत अच्छा फील्ड है, अगर गर्ल्स भी बाहर आती हैं, जॉब वगैरह मिल जाए, फाइनेंशियल मेडल के पैसे मिलेंगे, गवर्नमेंट से फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी। तो मेरे माइंड में आया कि यार गर्ल्स को बाहर निकालते हैं। तो मैं उस समय सिटिंग पैरा वॉलीबॉल की फाउंडर प्लेयर बनी गर्ल्स टीम की, और मैंने पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स में जाके, अलग अलग जगह पे जाके, जो भी लड़कियां मुझे लगती थी कन्विंसिंग, उनकी फैमिली में जाके उनको कन्विंस करना स्टार्ट किया कि आप अपनी बच्ची को भेजो। फिर मैं जयपुर में अपने घर से कैंप ऑर्गेनाइज करती थी, क्योंकि वो बच्चियों को बाहर कहाँ रहने के लिए व्यवस्था करूं, उनके पेरेंट्स को इतना कन्विंस करके लेके आई हूँ। तो मैं मेरे घर पे उनके रहने की व्यवस्था करती थी, और महीने में 15-15 दिन का उनका कैंप लगाती थी। हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग करते थे, और फिर हमने पहला नेशनल कंडक्ट करवाया, जिसके बेसिस पे राजस्थान में उस समय जो गवर्नमेंट जॉब ऑफर की थी आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत, सिटिंग पैरा वॉलीबॉल की 7 लड़कियों के पास में आज की तारीख में जयपुर सचिवालय के अंदर गवर्नमेंट जॉब है। ऑसम। ये बताएं कि एक स्पोर्ट से दूसरे स्पोर्ट में स्विच करना ये अपने आप में चैलेंजिंग होता है, खास तौर पे एक पैरा प्लेयर के लिए, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है आपको, क्योंकि आप फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं हो, आपकी 2 साल की मेहनत चली जाती है, फिर आपको एक नए स्पोर्ट को शुरू से शुरू करना है। तो ये आपकी भी कंडीशन ऐसी ही है कि बहुत स्ट्रांग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आप नहीं आते हैं, तो एक रिस्क था कि आप स्विच कर रही हैं, पहले एथलेटिक फिर पावर लिफ्टिंग, उसके बाद। तो ये इतना एडवेंचरस क्यों थे आप? अब लगता नहीं था कि टाइम वेस्ट हो रहा है, और मेरे को अगर एट द एंड ऑफ द डे प्राइज मनी या जॉब तो तभी मिलेगी ना जब आप मेडल जीतोगे, तो आप तो टाइम अपना वहां पे काफी कंज्यूम कर रहे थे। तो ये क्या माइंडसेट था? मेरा माइंडसेट ऐसा था, मुझे ये समझ में आ रहा था कि इस गेम में जैसे अगर मैं एथलेटिक्स करती तो
एक होता है ना कि आपको साल 2 साल करने के बाद ये समझ में आ रहा है कि कम से कम इतने साल करोगे तो आप इस लेवल तक पहुंच पाओगे। आपकी रेंज आपको उस गेम के लिए समझ में आ रही है कि आपकी बॉडी आपके लिए उस गेम के साथ में कितनी सपोर्टिव है। एक्चुअली एबल लोगों के लिए ये टास्क डिफिकल्ट हो सकता है। पैरा वालों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो एक गेम से दूसरे गेम में स्विच करते हैं तो उनके लिए बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल ऐसे है कि वो अपने गेम के साथ अपनी रेंज समझ पाएंगे कि मेरी कितनी रेंज है, इस गेम को मैं कितने टाइम में कवर कर लूंगा इंटरनेशनल लेवल तक। दूसरा, पैरा वाले मेंटली बहुत स्ट्रांग है, उनको फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए। तो जब हम एक गेम से दूसरे गेम में स्विच कर रहे हैं, हम कंटिन्यू गेम्स में बने हुए हैं, तो हमारी स्ट्रेंथ लेवल जो है ना वो कंटिन्यू बनी हुई है। जिस दिन मैं शूटिंग में आई थी, मुझे मेरे पीछे के सारे गेम्स का जो एक्सपीरियंस था, स्ट्रेंथ थी, वो सारी स्ट्रेंथ मिलके मुझे वहां पे सपोर्ट की। मेरे अंदर जो स्पोर्ट्स स्पिरिट आई, मेंटल स्ट्रेंथ आई, उसने मुझे वहां पे सपोर्ट किया। और नतीजा ये निकला कि विद इन 2.5 ईयर ऐसा किसी भी गेम में नहीं मिलेगा आपको कि सिर्फ 2.5 साल में कोई गेम स्टार्ट किया हो किसी इंसान ने 0 लेवल से, और 2.5 साल के अंदर उसने उस गेम के अंदर पैरा ओलंपिक या ओलंपिक तक पहुंचकर और मेडल हासिल किया हो। Awesome. तो मैं सोचती हूँ कि मेरे को इन सब स्विच करने से बेनिफिट मिला है। जो आपने सिटिंग वॉलीबॉल की टीम बनाई थी लड़कियों की, जी, तो आपने अभी बताया कि आप कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज करती थी, 15-15 दिन के अपने घर ही करते थे, और आपकी कोई ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है और ना थी, तो फाइनेंशियली कैसे फिर आप ओवरकम, अपनी जेब से उनको तैयार करवाते थे, आप कैसे मैनेज जब करते मैं थे? प्राइवेट जॉब करके आई थी तो मैं अच्छा भला फंडिंग इकट्ठा करके लाई थी। अब भाई मेरे मम्मी पापा मुझसे लेते नहीं थे, तो मेरे पैसों का मेरे को करना क्या था, शादी तब तक हुई नहीं थी, तो खुद ही पे लगाना था। तो अपने एम्बिशन के पीछे अगर मैंने वो पैसा खर्च कर दिया तो कर दिया। इट्स अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर मी। तो जो मेरी सेविंग्स थी वो लगभग मैंने वॉलीबॉल के टाइम पे बराबर कर दी थी, जब वो सारी चीजें मैंने करवाई थी। फिर जब मेरी शादी हो गई, मैं शूटिंग में आई, तो मेरे पास मेरा पर्सनल सेविंग कुछ नहीं बचा, और इसीलिए मुझे शायद शूटिंग के अंदर थोड़ा सा क्राइसिस महसूस करना पड़ा। लेकिन मेरी गुडविल अच्छी थी मार्केट के अंदर, जो मेरे प्राइवेट सेक्टर के फ्रेंड सर्किल थे या मेरे कॉलीग्स थे या जो भी मैं कहूँ, मेरा एक अच्छा ग्रुप था। जिस समय मेरे को ये क्राइसिस हो रहे थे, उनका सबका पीछे से एक बैकहैंड सपोर्ट था और सबका एक सिंगल टोन में एक ही आंसर था, तू पैसे बता कितने चाहिए और आगे बढ़ जा, हमें विश्वास है कि तू करके निकलेगी, हमारा पैसा कहीं नहीं डूबेगा, हमारा इन्वेस्टमेंट है तेरे ऊपर, कोई ब्याज व्याज कुछ नहीं सोचना है, जिस दिन पैसा आ जाए उस दिन दे देना, तू खाली इतना बता कि तेरे को कितने पैसे चाहिए। मेरे ऊपर इस समय 32 लाख रुपए का कर्ज है। आपको आपके घर वालों ने या दोस्तों ने बोला नहीं क्या पागल हो गई हो क्या, अभी तो तुम्हारा पूरा करियर है और तुम अपनी सारी सेविंग दूसरों पे लगा रही हो? मेरे दोस्त मेरी तरफ पागल थे, जिनको मुझ पे उतना ही विश्वास था जितना मुझे खुद पे। घर वालों का विश्वास थोड़ा सा डगमगाया, क्योंकि अगर मैं ससुराल पक्ष की बात करूं तो मदर इन लॉ फादर इन लॉ बूढ़े से हो गए हैं, तो अब उनको इस बुढ़ापे में मेरे बच्चों को संभालना पड़ रहा है, तो उनका विश्वास जो है डगमगाएगा। उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया तो उन्हें लग रहा है कि जो बचा कुचा है ये उसको भी बर्बाद कर देगी, हमारे सर के ऊपर इतना सारा कर्जा लेके आ जाएगी, तो बच्चों का इनका भविष्य क्या होगा। तो घर परिवार का विश्वास एक बार डगमगाया था। लेकिन मेरे दोस्तों को पता नहीं कैसे मुझ पे विश्वास था, मेरे जो पीहर वाले मम्मी पापा हैं उनको पता नहीं क्यों मुझ पे विश्वास था। उनका ये कहना था कि देख, हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है, तू अकेले करने वाली है, गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, बच्चों को नॉर्मल सुख की रोटी दे देगी, अच्छा पढ़ा लेगी, सब कर लेगी, लेकिन तेरे सपने तो अधूरे रह जाएंगे ना। तो यही मौका है कि अभी सास ससुर बैठे हैं, बच्चे छोटे हैं, वो पाल लेंगे, तुझे जो करना है ना इन 4-5 सालों में कर ले, हम तेरे साथ खड़े हैं, हमें पता है कि तू कर लेगी, पैसा हम लगाने को तैयार है, तू ये मत सोच पैसा कहाँ से आएगा। अगर पैसा डूब गया, बाई चांस नहीं भी कर पाई, तो तेरे मन में कोई गिल्ट नहीं आना चाहिए कि डूब गया मैं चुकाऊंगी कैसे। हम सोचेंगे हमने किसी बिजनेस में लगाया था और वो डूब गया, घाटे में चला गया, लेकिन तू कर, क्योंकि ये सही मौका है, तेरे अंदर वो आग है, और वो आग इस समय अगर तूने सही जगह पे सही दिशा के अंदर लगाई ना तो तू पक्का निकल जाएगी। तो ये शायद उन लोगों का विश्वास था
कि मैं जैसे ही कदम रखी शूटिंग के अंदर और मैं एक के बाद एक आगे निकलती ही चली गई। शूटिंग ही क्यों? सच बताऊं तो ऐसा कोई वो नहीं लिया था, क्योंकि मैं गेम टू गेम चेंज कर रही थी, देखना चाह रही थी कौन से गेम में सक्सेस हूँ। जब हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ तो मेरा बेटा जो है उस समय 6 महीने का था जब मैंने गेम्स में आने का वापस डिसीजन लिया था। तो अगर मैं कहीं पे भी कोई भी ट्रेनिंग करने जाती हूँ तो मेरे घर से दूर थी। शूटिंग एकेडमी जो थी मेरे घर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे थी। तो मुझे ये था कि मैं 2 घंटे 3 घंटे ट्रेनिंग करूंगी, वापस आके बेटे को संभाल लूंगी, फिर वापस से चली जाऊंगी ट्रेनिंग करने, फिर आके काम कर लूंगी और मैं मैनेज कर लूंगी। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही 2 महीने की ट्रेनिंग करी ना, मतलब विद इन 2 मंथ्स जो मेरा पहला नेशनल का स्कोर था तो वो गोल्ड मेडल का स्कोर था 618 और मेरा सिल्वर मेडल पे स्कोर था 611। वाह। तो ये बहुत कम डिफरेंस के साथ में, मतलब 600 के ऊपर, 605 के ऊपर अभी भी हमारी टीम के अंदर लड़कियां जो है वो एफर्ट कर रही हैं, निकल नहीं पा रही हैं। और मैंने 2 महीने में वो स्कोर लिया। तो जो मेरे कोच थे ना, उनको फिर शायद मेरे अंदर कुछ ऐसा दिखा, तो उन्होंने फिर मेरे को प्रॉपर ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया, प्रॉपर गाइड करना स्टार्ट किया कि नहीं अपन को ये भी करना है। मैंने कहा सर इतने पैसे नहीं है मेरे पास। बोले चाहे कहीं से भी लाएंगे अपन लेके आएंगे, लेकिन करना है। मैं 50 मीटर करने के लिए रेडी नहीं थी क्योंकि 50 मीटर का एक्सपेंस 3 गुना हो जाता है। तो उन्होंने मुझे कन्विंस किया, बोले नहीं यही सही टाइम है एंट्री करने का, तेरे अंदर वो काबिलियत है और अपन करके दिखाएंगे। तो शायद फिर उनको मेरे रिजल्ट से थोड़ी सी होप बनी। फिर उन्होंने मुझे गाइड करना स्टार्ट किया। फिर जैसे मुझे एक एस्टिमेट बना के देते कि अपन को इस इवेंट में इतना खर्चा लगेगा, फिर मैं अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, किसी को कहती, वो बोलते कि ठीक है हम करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं। और ऐसे करके धीरे धीरे नैया पार लगती गई। बहुत ही इंस्पायरिंग है आपकी जर्नी। तो बहुत सारे सवाल हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि एक तरफ मैं खुश भी हूँ और दूसरी तरफ थोड़ा इमोशनल भी हूँ। तो ये सारी आग आपने फिर पेरिस में निकाल दी, कैसा एक्सपीरियंस था? सच बताऊं तो मैंने जो 6 महीने ट्रेनिंग की ना, ओलंपिक के नाम से जो मैंने ट्रेनिंग की, मैंने उस ट्रेनिंग में हर एक पार्ट की ट्रेनिंग की थी कि अगर ऐसा होता है तो मेरे को इस तरह से ट्रेनिंग में उसको शामिल करना है, अगर ये होता है तो ऐसे करना है, ये होता है तो ऐसे करना है। और जब मैं पेरिस में थी, सच बता रही हूँ, अभी भी जैसे अब मेडल आ चुका है ना, जो टीम के बैक साइड रिव्यूज आ रहे हैं ना मेरे पास, ऑफिशियल्स के या किसी के भी, सबका एक ही बात कहना था कि हमें तुझसे मेडल की एक्सपेक्टेशन नहीं थी इस इवेंट में। हमने सोच रखा था कि मोना तैयारी कर रही है लॉस एंजल्स के लिए, 2028 में मोना कम से कम 1 या 2 मेडल लेकर आएगी, बट ये मोना के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस रहेगा पार्टिसिपेट करना। हमें उम्मीद ही नहीं थी कि तुम मेडल लेके आ जाएगी। और मैं अपने मन पे हाथ रख के कहूँ तो मेरी और जो मेरे पर्सनल कोच हैं जो जयपुर से ही बिलोंग करते हैं, योगेश शेखावत, उनका दोनों का पर्सनली यही मानना था कि सर मेडल अपन लेकर आएंगे, अपना मेडल कोई नहीं छोड़ के आऊंगी मैं, और आप बस तैयारी करो। मैंने उनको लिस्ट बना के दी थी कि सर मेरा मेडल आ जाएगा ना तो आप मेरा वेलकम इस तरीके से करोगे। और मेरे मैच से एक दिन पहले उन्होंने अपनी टीम को सबको बोल दिया था कि भैया आप तैयारी करना शुरू करो। बोले सर क्या बात कर रहे हो, एक बार मैच हो जाने दो, ओवर एक्साइटेड में मत जाओ, ये मत करो। लेकिन उन्होंने पता है क्या कहा, बोले मेरी मोना से बात हुई है, उसका कॉन्फिडेंस बता रहा है कि वो मेडल नहीं छोड़ के आएगी, और मेरा कॉन्फिडेंस अब ये कह रहा है कि अगर मोना ने कहा है ना कि वो मेडल लाएगी तो बस तुम लोग तो तैयारी शुरू कर दो। मैंने कह दिया ना। मतलब उस समय हम दोनों की हालत ये थी कि मैं पेरिस में रो रही थी लगातार और मेरे कोच यहाँ पे रो रहे थे। जब हमने बात की ना मेडल होने के बाद में, मैं एकदम से बाहर आई और फिर मैंने फोन किया तो हम दोनों ऐसे थे एकदम इमोशनल और रो रहे थे, एक दूसरे को समझ रहे थे और मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे हम दोनों के कि हम क्या बोले। तो यही तो स्पोर्ट्समैनशिप होती है ना। और वो कोच और वो प्लेयर क्या, जिसको विश्वास ना हो कि हम ला पाए, चाहे कितना ही खतरनाक हो ओपोनेंट क्यों ना हो। तो मतलब वो उन्होंने मेरे को वही ट्रेनिंग पार्ट में क्लियर किया था कि मुना तेरे अंदर वो आग होनी चाहिए, तुझे होना चाहिए विश्वास कि तू कर लेगी, कोई कुछ भी कहे अपन को सुनना ही नहीं है। आपने बोला नहीं बचपन से ही धधक रही है ये तो आग, ये तो बस निकालनी है। ये मेरी दादी ने मुझे बचपन से सिखाया था, तो वो इन्होंने जब उसको हवा दी ना तो वो थोड़ी और ज्वाला बन गई, ज्वालामुखी बन गई। तो जब आप पिछड़ रहे थे गोल्ड और सिल्वर से, जब पर्टिकुलरली गोल्ड से, तो एक्स्ट्रा प्रेशर था? एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं था।
मुझे ऐसे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं मेरे मन ने एक सेटिस्फेक्शन वाला फीलिंग ले लिया था। हालांकि मेरा शॉट मैंने मेरी तरफ से वर्स्ट नहीं खेला था, क्योंकि जैसे मेरा चल रहा था मेरा शॉट प्रोसेस सेम था। मुझे मेरे उस शॉट से, क्योंकि वो शॉट 10.0 था, तो इट वाज अ गुड शॉट। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि शायद मतलब कहीं ना कहीं मेरे दिल ने ये कहा कि मोना एक मेडल चाहिए था तुझे, एक मेडल मिल गया। तो शायद वो जो गोल्ड वाली आग थी ना, वो कहीं फीकी पड़ी होगी, जिसकी वजह से शायद मैं ब्रोंज पे अटक गई। वरना क्योंकि मैंने इतने सारी परेशानियां झेली थी, बच्चों से दूर रही, हस्बैंड बीमार थे पिछले 2 साल से, तो मैं कंटिन्यू मेंटल ट्रॉमा में रही हूँ। तो मुझे ऐसे लगा कि शायद ये सारा ट्रॉमा जो है ये एक मेडल आने से खत्म हो जाएगा। जो घर वाले बार बार कह रहे थे कि तू तो बच्चों को छोड़ के एकदम ऐसे चली गई है कि तेरे को तो बच्चों का ख्याल ही नहीं है, तुम माँ बनने के लायक ही नहीं है। मुझे पता था कि मैं उन बच्चों के लिए क्या कर रही हूँ। तो वो सारे ट्रॉमा का रिजल्ट मुझे दिख रहा था कि कहीं ना कहीं एक मेडल और मेरी हर परेशानी का मैंने हर इंसान के हर सवाल का जवाब दे देना है। फिर उसके बाद कोई मुझसे सवाल नहीं करेगा, सबको दिख जाएगा कि मैंने जो किया, मैं जो फैसला ले रही थी वो मैंने अपनी तरफ से सही उसको साबित करके दिखाया। तो शायद कहीं ना कहीं मेरे मन में वो सेटिस्फेक्शन आया होगा। हालांकि मेरा शॉर्ट प्रोसेस बहुत सही था, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, बट कुछ तो हुआ होगा। और वैसे भी कहते हैं ना कि वक्त से पहले कुछ मिलता नहीं है। बिल्कुल, तो वक्त से पहले शायद और मेरा किस्मत से गोल्ड लाने ज्यादा। का वक्त नहीं आया था। बिल्कुल, तो वो लॉस एंजलिस में आ जाएगा। अभी आग लॉस कम थोड़ा एंजल्स हुई के है। लिए जिस समय, मैं अभी बताना नहीं चाहूंगी, लेकिन मैंने जिस समय मेडल रिसीव किया था ना, मेरा ब्रोंज मेडल, मैंने लॉस एंजल्स के लिए अपने आप को एक चैलेंज उसी वक्त दे दिया था। तो अब वो लॉस एंजल्स के लिए मेरे को पूरा करना है। तो अगले 4 साल मेरी एक और नई तपस्या चालू हो जाएगी। मेरी भी शुरू हो जाएगी, इंटरव्यू तो मिल जाएगी ना मुझे उसके बाद। बिल्कुल, आप हमारे लिए उतने ही यूनिक है जितनी अब मैं आपके लिए यूनिक हूँ। नहीं, मैं आपका कहाँ मुकाबला कर पाता हूँ। एनीवेज, तो वही सर, आप आप कर रहे हैं, वी हमारे आर प्राउड ऑफ यू। हमारे बीच से हैं, हमारे जैसे हैं, और इतना हमारी आवाज को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। पता है, आप जो इंटरव्यू ले रहे हैं, जितना दिल से ले रहे हैं, शायद नॉर्मल रिपोर्टर्स उतना दिल से नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप भी उन तकलीफों से निकल के बाहर आए हैं। थैंक यू सो मच। ये बताएं कि फिर लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका वेलकम हुआ? हाँ। जब मैंने न्यू दिल्ली वर्ल्ड कप में मेडल जीता था, तब भी यही हुआ था। मैंने लिस्ट बना के दी थी, क्योंकि उससे पहले 2 इवेंट के अंदर मैं 0.3 और 0.6 से कोटा मिस कर गई थी, वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन पैरा गेम्स। तो मेरे कोच थोड़े से टेंशन में थे। तो जब न्यू दिल्ली वर्ल्ड कप का लास्ट चांस था कोटा जीतने का, तो हम दोनों ने बैठ के 2-3 दिन तक कंटिन्यू इसी टॉपिक पे बात की, खुल के बात की। तो सारी बातों का निचोड़ निकलने के बाद उन्होंने ये कहा कि ठीक है, चल अपन दोनों एक दूसरे को चैलेंज देते हैं। तेरा चैलेंज ये कि तुझे मेडल लेके आना है, और मेरा चैलेंज ये कि तेरा मेडल लेके आने के बाद मैं तेरा वैसा वेलकम करूंगा जैसा तू मेरे को बताएगी। तो उस समय भी यही हुआ था। मैंने उनको कहा था, सर मैं वादा कर रही हूँ कि आप मेरे को ये लिस्ट मैंने बना के दे दी, आप ऐसे वेलकम करोगे, मैं आपको मेडल ला के दूंगी। बोले चल डन, चाहे मेरा कितना भी खर्चा लगे। उन्होंने मेरे से एक पैसा नहीं लिया, उनके 1.5-2 लाख रुपए खर्च हुए थे मेरा वेलकम करने के लिए, मेरे से एक पैसा नहीं लिया। अच्छा, एक दो चीजें बता दो, ऐसे क्या होता है आपकी लिस्ट में? बहुत छोटी छोटी चीजें होती है सर, आपको हंसी आएगी। एक आधी तो शेयर कीजिए हमारे लिसनर्स के साथ। पचरंगी साफा होना चाहिए, जैसा साफा मैं पहनूं वैसा साफा और कोई नहीं पहनेगा। अच्छा। रेंज पे जितने बच्चे हैं सारे नाचेंगे, कोई भी नहीं बैठेगा। बढ़िया। तो और गाड़ी में बिठा के ओपन गाड़ी के अंदर और पूरे एरिया के अंदर जुलूस निकालो मेरा। बहुत बढ़िया, वो तो होना ही चाहिए। अच्छा, उसके तो अलग से भी फायदे होते हैं ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द अवेयरनेस पर्सपेक्टिव आल्सो। एक्चुअली वही मैं क्या है, पर्सनल लेवल पे तो अब सोचना छोड़ ही दिया है मैंने। तो वो फायदा मेरे को वही दिख रहा था कि लोगों में ये अवेयरनेस जाए कि आप जिस बंदे को कुछ करने से रोक रहे हो, जो एम्बिशियस है, आप उसे अगर रोक रहे हो तो देखो रिजल्ट क्या आ सकता है। इवन दो आपके घर में जो बहुएं हैं, अगर उनका भी ऐसा कोई एम्बिशन है तो आप उन्हें रोको मत, उन्हें बेटे की तरह सपोर्ट करो।
सिर्फ मतलब लड़कियों की जिंदगी सिर्फ इतनी नहीं है कि पीहर पक्ष के अंदर वो ये कह दें कि बेटा तेरे को तो अगले घर जाना है, वहां जाके जो करना है वो करना, और अगले घर में जाने के बाद में वो ये कह दें कि भैया यहाँ तो तुम्हें आके चूल्हा चौका फूंकना है, हमारी सेवा करनी है और बच्चे पैदा करने हैं। सिर्फ यही जिंदगी नहीं रह गई है, लड़कियों की जिंदगी इससे आगे भी कई कुछ है। बच्चे कोई भी पाल लेगा, मिलके पाले जा सकते हैं, लेकिन इस तरह के कई एम्बिशियस है जो कई लड़कियों के, कई बहुओं के मन में लगे हुए होंगे, आग की तरह जले हुए होंगे, और वो पूरे नहीं कर पा रही होंगी क्योंकि फैमिली का सपोर्ट ही नहीं आता। मेरी फैमिली का सपोर्ट नहीं था मुझे। तो अब तो आप सेलिब्रिटी बन गई हैं, अब तो हर जगह आप जी लोगों के चर्चे हो रहे हैं। अभी आप जी हाल ही में रिलायंस फाउंडेशन में भी मिल के हैं नीता अंबानी जी से, और जी मोदी साहब भी मिले आप लोगों को, तो बहुत कुछ बदला है। तो अब थोड़ा सा ये बदलाव का स्टेटस आप कैसे जी रही हैं, फैमिली का क्या रवैया है, कोच साहब का क्या कहना है, उन लोगों ने जिन्होंने आप पर विश्वास दिलाया, आपको फाइनेंशियली मदद की, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी, और किस तरह का फीलिंग्स है अभी जीतने के बाद? एक्चुअली मैं इस जीत को बहुत बड़ा अपना अचीवमेंट नहीं मान रही हूँ। जब जीतने से पहले जब सोचती थी तो ऐसे लगता था कि एक मेडल काफी है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये जीत सिर्फ एक पड़ाव है अभी, और जो शायद मैं करना चाहती हूँ, जो सोसाइटी के अंदर मैं अभी भी मतलब एक बूम लाना चाहती हूँ, या डिसेबल लोगों के अंदर वो एक विश्वास जगाना चाहती हूँ कि वो आगे निकल के कुछ भी कर सकते हैं, वो करने के लिए अभी मुझे और बहुत आगे निकलना है, और सिर्फ उनको बोल के मोटिवेट नहीं करना है। जैसा मैंने पहले किया था कि मैं वॉलीबॉल के अंदर लीड रोल प्ले करके, और मैंने वॉलीबॉल के अंदर फाइनेंशियल सपोर्ट किया, हर तरह से मेंटल ट्रेनर बनी उन लोगों की, और जो भी मैं कर सकती थी मैंने वो सब चीजें की। तो मुझे लगता है कि मुझे अभी थोड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और चाहिए, ताकि मुझे किसी की मदद करने के लिए किसी और से ना लेना पड़े, मैं अपने दम पे कर सकूं। और वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी होने के साथ साथ फिर मैं ऐसे बच्चों को जिनको उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनानी है मुझे, कोई समाज सेवा का वो थप्पा नहीं लगवाना है अपने ऊपर, मुझे सिर्फ एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कि अगर मैं किसी एक बच्चे को भी इस तरह से कामयाब बना दूंगी ना, तो शायद मुझे लगेगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। तो सोसाइटी में जो अभी सभी जगह पर बदलाव दिख रहे हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस दिख रही है, जो लोग पैरा गेम्स के बारे में या पैरा बच्चों के बारे में, एथलीट तो सारे नहीं हैं, लेकिन जो पैरा इंसानों के बारे में सोचने लगे हैं, अपनी सोच को बदलने लगे हैं, वो देख के थोड़ी सी खुशी मिल रही है कि चाहे खेलों के जरिए ही सही, हमें समाज में अपना वो मान सम्मान वापस से मिल रहा है। क्या कहेंगे अपने फ्रेंड्स को, क्या मैसेज देंगी जो जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, और अपने कोच के बारे में क्या कहेंगी? हु इज योर रोल मॉडल? रोल मॉडल के लिए तो मैं किसी का नाम देने की कंडीशन में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मैंने शूटिंग कैसे डिसाइड किया आना, और सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ। तो रोल मॉडल तो मैं सिर्फ मेरी दादी को कहूंगी, हालांकि वो किसी फील्ड में सक्सेस नहीं थी, लेकिन मेरी लाइफ के लिए वो ही रोल मॉडल है। तो उसके अलावा मुझे और कोई मेरी लाइफ में दिखता नहीं है। जब भी मैं आंख बंद करती हूँ मुझे सिर्फ वही नजर आती हैं। आपने हर मुश्किल सांड से की निकालने आंख वाली मूवी वही देखी है? है। हाँ वो खास तौर पे ये निशानेबाजी में ये दादियों का योगदान वैसे ही बहुत है। लेकिन अगर मेरी दादी जिंदा होती आज, तो मुझे नहीं पता वो कितना खुश होती। वो शायद पूरी दुनिया में मिठाई बांट देती, इतना खुश हो जाती वो। और अब अगर मैं कहूँ मेरे कोच के बारे में, तो एक बड़े भाई की तरह, एक गार्जियन की तरह, जिस समय मैं इमोशनल ट्रॉमा में थी, मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि फैमिली को चुनूं, बच्चों को चुनूं, या एक बार के लिए करियर को चुनूं, और उस समय उन्होंने मेरे को सही गाइड किया, उन्होंने मेरे को हर तरह से सपोर्ट किया, एक ऐसी दिशा दिखाई कि इस दिशा में चलने से, इस रास्ते पर चलने से कम समय में और बेस्ट से बेस्ट अचीवमेंट हम लेकर आ सकते हैं, अगर हम प्रॉपर वे में निकलते हैं इस रास्ते पर। तो वो गाइडेंस एक्चुअली बहुत जरूरी होती है कि जिस रास्ते पे मैं चल रही हूँ उस रास्ते पे आगे कोई दिया लेकर खड़ा है और मुझे किसी अंधेरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वो मेरे कोच के लिए मैं कहना चाहूंगी। और बाकी मैं मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं और मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे पीयर वाले जो मम्मी पापा हैं, उनके लिए कहना चाहूंगी कि उन्होंने मेरी मदद की,
फाइनेंशियली मुझ पे ट्रस्ट रखा कि मैं कर सकती हूँ, उसके लिए मैं मतलब दिल से उनको थैंक यू कहती हूँ। और अभी भी इवन मैंने मेडल जीत लिया है, किसी का भी मेरे पास ये कहने के लिए फोन नहीं आया कि तू पैसे कब देंगी। जी। उनका कहना है कि अभी एंजॉय कर, पैसे लेने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, हम ले लेंगे। बिल्कुल। पैसों से एक सवाल और आ रहा है, मैंने जब इंटरव्यू करता हूँ तो एक लोगों का कंसर्न आता है, कई स्टेट्स में लोगों को जॉब नहीं मिलती है इस बेस पे। ये खेलना एक ठीक है, एक उम्र तक हम खेलते हैं, लेकिन हर किसी को एक सिक्योरिटी चाहिए होती है ताकि वो और फ्री माइंड होके कर सके उनको। और जॉब में भी बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि हमें इक्वल जॉब नहीं दी जाती, जैसे ए ग्रेड की जॉब मिलनी चाहिए। जिस तरह से हम लाइफ को सेक्रीफाइस करते हैं, जिस तरह से देश का नाम हम रोशन करते हैं, झंडा लहराते हैं, और कई लोगों की प्राइज मनी को लेके शिकायतें रहती हैं कि टाइम पर नहीं मिलती है, हमारी कंडीशंस वैसे नहीं होती है। आपके केस में जानना चाहता हूँ कि क्या चैलेंजेस है ऑन फाइनेंशियल, आर यू सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट और डू यू वांट सम चेंजेस? मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट पे बात करूं, अगर स्टेट से जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट आता है, तो 2017 से हमारे गवर्नमेंट के, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के जो स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों के पैसे हैं वो पेंडिंग चल रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। तो अगर हमारा वहां से जो पैसा है मेडल्स का, अगर वो टाइम टू टाइम निकल जाता है तो शायद हमें उतना फाइनेंशियल बर्डन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरा जैसे 40-45 लाख रुपए कुछ अटका हुआ है, तो अगर वो आ जाता है तो मेरे ऊपर ये 32 लाख का लोन मेरे को भारी नहीं पड़ेगा। तो मुझे मेरा ही पैसा मिल जाए अगर समय पर, तो मेरे लिए बेस्ट है, लेकिन वो नहीं मिल रहा है इसलिए मुझे लोन लेना पड़ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो राजस्थान ने ये इनिशिएटिव लिया था कि नेशनल लेवल के मेडल्स के ऊपर हम खिलाड़ियों को जॉब देंगे, जिसमें उन्होंने पैरा खिलाड़ियों को भी बराबर लेवल पे शामिल किया था। और कितने, ऑलमोस्ट शायद 180 से ज्यादा पैरा खिलाड़ी थे जिनको नौकरी मिली है नेशनल लेवल के मेडल पे। ये इनिशिएटिव राजस्थान सरकार ने लिया था, लेकिन किसी और स्टेट के पास में अभी ये मतलब इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं है। जो बाकी स्टेट्स हैं, वो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे या ओलंपिक मेडलिस्ट को इनको जॉब देते हैं। हमारे स्टेट में नेशनल लेवल के मेडल से जॉब मिल रही है, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव भी था। अब अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल से, तो जैसे मैंने मार्च के अंदर पैरा ओलंपिक का कोटा जीता था, तो उस समय कायदे से जो इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए या पैरा ओलंपिक की तैयारी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम होती है टॉप्स, वो मुझे मिल जानी चाहिए थी। लेकिन मैं आखिरी तक उसी के लिए मतलब एफर्ट कर रही थी कि वो मुझे मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं पता इंटरनल टेक्निकल जो भी उनके कारण रहे होंगे, मुझे वो टॉप्स की जो स्कीम है वो नहीं मिल सकी। जिससे हुआ ये कि जितने और खिलाड़ी गए थे वो सब टॉप्स वाले थे, उनके पास में सारी फैसिलिटीज थी, अच्छी ट्रेनिंग मिल रही थी, सब कुछ मिल रहा था। मैं जो 10 मीटर की राइफल है एक, वो मुझे मिली थी OGQ से, जो OGQ मुझे सपोर्ट करता है। मेरी व्हीलचेयर जो थी, जो मैंने फर्स्ट डे खरीदी थी 2.5 साल पहले, वही व्हीलचेयर लेके मैं पैरा ओलंपिक में गई थी, जो कि पैरा ओलंपिक के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग सही नहीं थी। 50 मीटर की मेरे पास राइफल नहीं थी, वो मैंने रेंट पे ली थी। मतलब पैरा ओलंपिक खेलने जा रही हूँ और मेरे पास मेरा खुद का वेपन भी नहीं है, और मेरे पास अच्छा एमुनिशन नहीं था। 50 मीटर के लिए जिस लेवल का एमुनिशन चाहिए, बैरल टेस्टेड एमुनिशन चाहिए, मेरे पास वो भी नहीं था। तो एक ऐसे होता है ना कि मैं सबके साथ बराबर एक लड़ाई लड़ने के लिए जा रही हूँ, लेकिन सबके पास पूरे हथियार हैं और मेरे पास कोई हथियार नहीं है। मुझे अपनी लड़ाई सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस के दम पे लड़नी है। अब उसके पीछे मैं ये नहीं कहती कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, टेक्निकल रीजंस होंगे, लेकिन इन सब चीजों को फेस किसने किया? अगर इस समय मेरा मेडल नहीं आता, इस व्हीलचेयर की वजह से नहीं आता, या वेपन की वजह से नहीं आता, या जिस भी वजह से मेरा मेडल नहीं आता, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता? किसी को एहसास ही नहीं होता मेरी तकलीफ का। सबको ये लगता कि हाँ, इतनी आसानी से मेडल आ थोड़ी जाता है, अगले बार आ जाएगा। लेकिन शायद अगर सही समय पर सही इंसान को मदद मिलती,
जो कि उस मदद के लिए, उस सपोर्ट के लिए एलिजिबल है, तो शायद और अच्छा मेडल आ सकता था, शायद मेरे मेडल का कलर चेंज होता। तो ये एक ऐसे है कि अभी भी गवर्नमेंट जो सपोर्ट कर रही है और जो करना चाहती है, वो सही वक्त पर सही इंसान तक पहुंच जाए, इसके भी गवर्नमेंट को प्रयास किए जाने चाहिए। आर यू स्टिल फाइटिंग? और अभी तो दूसरा, एक्चुअली क्या है कि इस ऐसे है मेडल कि के हम बाद लोग, कुछ बदलेगा? चांसेस तो है कि इस मेडल के बाद सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन अगर इस मेडल से पहले चीजें मिलती तो उसकी एक मतलब जो होता है ना कि इंसान को जिस समय भूख है ना, अगर उस समय सूखी एक रोटी भी मिल रही है ना तो बड़ी स्वाद लगेगी। तो अब आपने मेरा खुद ही पेट तो भरा कहा, हुआ है और अब पर आपने खुद ही कहा आपको स्मूथ चाहिए ही कुछ नहीं। अगर स्मूथ होता तो शायद मेडल भी नहीं आता, मान लेती हूँ ना मैं भी ये बात, लेकिन फिर भी मैं एलिजिबल थी ना। नहीं, वो तो होना ही चाहिए। और बहुत सारे, मैं उतनी स्ट्रांग थी कि मैं निकल गई, बिल्कुल लेकिन हर कोई तो उतना स्ट्रांग नहीं नहीं होगा होता, ना। बिल्कुल। और हो सकता है बहुत सारे लोग रह गए हों इस चक्कर में। हाँ, तो मतलब मैं वही कहना चाह रही हूँ कि मेरा छोड़ो, मेरा तो जो होना था वो हो गया, लेकिन अगर इस तरह के और 2 भी केस है ना, एक केस भी है और वो रह गया है, तो ये कितना गलत हो रहा है। हम सब कुछ कर रहे हैं, गवर्नमेंट इतनी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज दे रही है, और अगर एक भी इंसान उस फैसिलिटी के नहीं पहुंचने की वजह से, एलिजिबल है लेकिन उसे नहीं मिल पा रही है, इस वजह से अगर वो इंसान रह जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक फेलियर है ना, हमारे पूरे कंट्री के लिए फेलियर है। बिल्कुल, फेलियर ऑफ सिस्टम। यस। तो मैं शो के माध्यम से जो तमाम एनजीओस, एक्टिविस्ट या गवर्नमेंट के कोई रिप्रेजेंटेटिव सुन रहे हैं, तो आपसे अपील करना चाहता हूं कि अगर आप गवर्नमेंट तक ये कन्वे करें कि ये सारी चीज़ें सभी प्लेयर्स को टाइम पर मिले, और जो राजस्थान में जो पैसा अटका हुआ है इतनी देर का, तो वो रिलीज हो जाए, तो दैट विल बी ए ग्रेट थिंग, दैट विल बी ए ग्रेट एक्टिविज्म। तो अगर आप लोग कुछ कर सकते हैं इन अ पॉजिटिव मैनर, प्लीज डू इट। मोना जी, ये बताएं कि मुझे पता नहीं है कि ये क्वेश्चन पूछना चाहिए या नहीं, एंड यू आर फ्री टू आंसर, और इफ यू वांट टू नॉट आंसर, दैट्स आल्सो परफेक्टली ऑलराइट। आपने इस इंटरव्यू में 2-3 बार जिक्र किया अपने हस्बैंड के एक्सीडेंट का, जी। तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि वो बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट है। वो साइटेड थे आपने बताया, और वो भी पैरा हो गए, और कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हैं। तो ये जो माइंड सेट है अपने मेंटल को स्टेबल रखना, बच्चों से दूर रहना, फाइनेंसेस का अभाव होना, और हम जब डिसेबल्ड होते हैं और हमारे स्पाउस की जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है हमारी लाइफ में, जो हमारा स्पाउस करता है वो और कोई नहीं कर पाता, और जब वो उस कंडीशन में नहीं होते, तो ये क्या चीजें आप ऐसी करती हैं कि अपने आप को मेंटली फिट रख पाएं, स्टेबल रख पाएं, और अपनी गेम पे फोकस कर पाएं? अगर मैं मेरे हस्बैंड की बात करूं तो हम दोनों ही डिसेबल हैं, और फिजिकली एक दूसरे को ऐसे कई टास्क हैं जिसमें मतलब हम दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन मेंटली हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। तो जब हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ और मुझे उनसे वो मेंटल सपोर्ट आना बंद हुआ, तो मेरे लिए ये एक तरह से ऐसे था, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा होता है कि आप उनसे बात करके मतलब अपनी हर परेशानी को उसको दे सकते हो, और मेरी लाइफ का वो इंसान ही अगर खुद इंजर्ड है और अब वो मेरी सुनने की कंडीशन में नहीं है, तो उस फेज में मेरे पास में मतलब ऐसे हो गया था कि मैं एकदम से अनाथ हो गई हूँ। और अभी भी अगर मैं उस टाइम को याद करती हूँ तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था वो टाइम। मैं जनरली अपने आप को इस चीज से निकालने के लिए मेडिटेशन करती हूँ, और मैं मेडिटेशन शादी से पहले से कर रही थी, लेकिन उस समय मुझे नहीं पता था कि ये मेडिटेशन मेरे को इतना इस लेवल पे सपोर्ट करेगा। और अभी जब ये कंटिन्यू ये सारी चीजें हुई तो मुझे उस मेडिटेशन की एक्चुअल वैल्यू समझ में आई मेरी लाइफ में। मैं एक बार के लिए खाना खाना भूल सकती हूँ, लेकिन मैं मेडिटेशन नहीं भूल सकती। बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मुझे मेडिटेशन ने, मेरे मेंटल स्टेज को स्टेबल रखा, मुझे किसी भी तरह की जो भारी चिंताएं हैं उनसे दूर रखा। चिंताएं सारी है, दिन भर ये सोचती हूँ कि बच्चे इतने छोटे हैं, उनको कैसे छोड़ के आ गई, वो कैसे रह रहे होंगे। बच्चे जब फोन करके रोते हैं, मम्मा आपकी याद आ रही है, आप आ जाओ, घर भूल गए हो,
मेरे बच्चों से एक बार मैं बात कर रही थी तो उन्होंने ये मतलब बेटे ने ऐसे कह दिया कि मम्मा आप घर ही नहीं आ रहे हो, मोबाइल में रास्ता लगा के घर आ जाओ। उसको कभी घुमाने ले गई थी तो उसको बताया था कि मोबाइल में रास्ता ढूंढ सकते हैं हम किसी भी चीज का। तो बोले आप इतने दिन हो गए बोल रहे हो आ रही हूँ, आप घर नहीं आ रहे हो, तो शायद आप रास्ता भूल गए हो, तो आप फोन में लगा के और घर पे आ जाओ प्लीज, मुझे आपकी याद आ रही है। मैं बहुत रोई उस दिन, पूरी रात रोई। कई बार ऐसे होता था कि मैं बच्चों से बात करके फिर पूरी पूरी रात रोती थी, मैं सो नहीं पाती थी। तो उस टाइम पे फिर मैंने खुद को और मजबूत करने के लिए ये डिसाइड किया कि अब मैं बच्चों से हफ्ते में एक दिन बात करूंगी। मुझे मतलब ये था कि ये वक्त अगर मैं कमजोर पड़ गई ना, मुझे मेरे बच्चों के लिए माँ और बाप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। हस्बैंड ठीक होंगे मुझे विश्वास है, लेकिन अगर नहीं हो पाए तो वो बाप की जिम्मेदारी, वो कमियां तो नहीं रहनी चाहिए ना मेरे बच्चों की लाइफ में। तो वो शायद वही हिम्मत थी मेरे अंदर जो आ गई थी, और शायद इसीलिए मैं इतना स्ट्रांग बन पाई कि इस 1 साल में तो लगभग मैंने बच्चों को बिल्कुल समय दे ही नहीं पाई मैं, और फिर भी मैं मजबूती से डट के अपने इस मुकाम तक पहुंच पाई, हर संघर्ष झेल पाई। तो बच्चे तो अवेयर हैं आपकी सक्सेस को लेके? अभी मम्मी ने मेडल जीता है ऐसे, वो इतने बड़े हैं कि समझ पाए इसको? उनको उस मेडल का असली मतलब शायद नहीं पता, अभी वो बड़े होंगे तो शायद उनको समझ में आएगा। लेकिन उन्हें ये पता है कि जब भी मैं घर छोड़ के जाती थी तो मैं ये कहती थी कि ये वाला मेडल जो जीता था ना बेटा, ये तो छोटा मेडल है, अब की बार मम्मा बड़ा मेडल जीत के आएगी। तो वो बड़ा मेडल बड़ा मेडल बड़ा मेडल कह कह के मैं हर बार उनको छोड़ के आती थी। फिर जितनी बार आती थी कहते हैं ये नहीं, ये वाला भी छोटा ही है, अभी एक बड़ा मेडल और आएगा। तो जब मैंने पैरा ओलंपिक का मेडल जीता और पहली बार घर पे फोन किया, तो फोन करते ही मैं बच्चों से जैसी बात करी, तो अब बच्चों को कुछ ना कुछ लालच भी देना पड़ता है ना, इतने छोटे बच्चे सिचुएशन नहीं समझते हैं। तो उनको ऐसे ही कहा था कि ठीक है अगर मैं बड़ा मेडल जीत जाऊंगी ना तो मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे, आप जो कहोगे ना आपको मिल जाएगा। तो बेटी को तो अभी ये नहीं पता था कि क्या मांगना है। बेटी को थोड़ा सा ऐसे लगा तो उसने कहा कि ठीक है आप मेरे लिए एक महल बनवाओगे जिसकी राजकुमारी मैं रहूंगी, एक अलमारी में मेरी सारी प्रिंसेस फ्रॉक, एक में प्रिंसेस शूज, एक में ये एक में वो, ऐसे उसने पूरी लिस्ट बना के दी। मैंने कहा ठीक है। तो जब मैंने वहां से उसको फोन करके कहा, मैंने कहा बच्चे मम्मा ने आपके लिए बड़ा मेडल जीत लिया है और ये सिर्फ और सिर्फ मेरी राजकुमारी के लिए, अब मम्मा आपको सब कुछ दिला सकती है जो आप बोलोगे। तो बोले कि फिर ठीक है तो मेरा महल बनवा के आ जाओ और मेरे को महल में ले चलो। और जब बेटे ने ये सुना कि मम्मा ने ये मेडल सिर्फ दीदी के लिए जीता है तो वो मेरे से 1 घंटे तक नाराज रहा कि आप गंदी मम्मा हो, आपने सिर्फ दीदी के लिए मेडल जीता है, मेरे लिए मेडल ही नहीं जीता। एंड जो मेरे को सबसे अच्छी चीज लगी उन बच्चों की वो ये थी, मैं आपको एक वीडियो क्लिप भेजूंगी। एयरपोर्ट पे जब हम पेरिस से आ रहे थे तो बाहर वो लोग 1-1.5 घंटे पहले आ चुके थे, सब लोग मेरा वेलकम करने के लिए, मेरे बच्चे भी आए थे। तो मीडिया वाले सारे घूम रहे थे तो उनको पता चला कि ये मोना के बच्चे हैं, तो उन्होंने बच्चों से बात करने की कोशिश की होगी। तो उनको किसी ने कुछ नहीं सिखाया कि माइक में कैसे बोलना होता है, मीडिया में क्या बोलना होता है। मेरे बेटे ने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया है, वो 3 साल का है। चलो वो मतलब अगर भेजना, एक बार हम के लिए कोशिश एक बार करेंगे के लिए आप इनकॉर्पोरेट करने सुनेंगे की ना इसमें। तो आप भी ऐसे कहेंगे कि यार अगर बच्चे इस तरह से इंटरव्यू दे रहे हैं ना तो उनकी मम्मा का मेडल जीतना तो सक्सेस है। बिल्कुल, बेशक। बेटा आपको मम्मा कैसा लगा आपको? मुझे अच्छा लगा। मैं ना छोटू हूँ और मेरा नाम है ना छोटू है, तो मुझे बहुत खुशी हुई मम्मी ने बड़ा मेडल जीत लिया। आपको कैसा लग रहा है मम्मा खेल के आ रही हैं? बहुत अच्छा। आप भी खेलने जाओगे? वो लिस्ट वाली तो लगता है मेरे को आपके खानदानी है कि लिस्ट पहले बन जाती है हर चीज। अब ये पैरा प्लेयर्स के लिए शूटिंग में आना, क्या अपॉर्चुनिटीज आप देखते हैं और जो इसमें आना चाहते हैं उनको क्या टिप्स देना चाहेंगी आप? यही कि इसके टेक्निकल रूल्स हैं, तो आपका मेंटली स्ट्रांग होना और फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट स्टेप में आप अपना क्लासिफिकेशन करवाएं, क्योंकि ऐसे कितने सारे पैरा पर्सन्स हैं जो क्लासिफिकेशन के अंदर फेल हो जाते हैं, क्योंकि इसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करने से पहले आप क्लासिफिकेशन करवाएं। क्लासिफिकेशन करवाने के बाद आप अपने सबसे नजदीक कोई भी शूटिंग रेंज हो उससे अपना सिलेक्शन ऑफ वेपन करें कि आपको पिस्टल करना है या राइफल करना है, एंड आप अपनी बेसिक ट्रेनिंग वहां से स्टार्ट कर दें। लगभग 6 महीने साल भर की बेसिक ट्रेनिंग करने के बाद आप किसी प्रोफेशनल कोच के पास जाकर
और अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करें, अगर आप सही समय तक के अंदर अंदर कुछ आगे करना चाहते हैं। अब आपको जो जवाब देने हैं, जहाँ तो 1 वर्ड में देने हैं या 1 लाइन में देने हैं। ओके। आपकी फेवरेट डिश, भिंडी की सब्जी। फेवरेट प्लेस, नेपाल। एक शख्स जिससे आप मिलना चाहती हैं। सलमान खान। फेवरेट मूवी। हम साथ साथ हैं। डिसेबिलिटी के सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज। एक्सेसिबिलिटी। गवर्नमेंट इंसेंसिटिव है इन दोनों में से एक चीज को लेके, अवेयरनेस या लैक ऑफ नॉलेज टुवर्ड्स डिसेबल्ड। अवेयरनेस। आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, शूटिंग या फैमिली? शूटिंग के साथ फैमिली। मैं यही सुनना चाह रहा था। क्योंकि मैं शूटिंग कर रही हूँ तो फैमिली के लिए ही कर रही हूँ, तो कोई चॉइस ही नहीं है इन दोनों के बीच में। फेवरेट बुक। अभी तक तो ऐसा कुछ मतलब मेरे को याद नहीं है, क्योंकि फेवरेट मैंने बहुत सारी पॉलिटिशियन। मोदी जी की फैन हूँ मैं। अगर एक जिन आपको मिल जाए और बोले मोना जी एक चीज आप बोलते ही दुनिया में बदल जाएगी, वो एक चीज होगी? वो एक चीज होनी चाहिए कि मेरे सारे दोस्त जो है ना, वो मुझसे जितने जितने दूर रहते हैं उनको सबको मेरे नियर बाई सेट कर दो। मोना जी के ऊपर अगर मूवी बनेगी, बायोपिक, उसका टाइटल होगा द रियल स्ट्रगल बिहाइंड द मेडल। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जाते जाते क्या अब आपका फाइनल गोल है और क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि जितने भी फीमेल लिसनर्स हैं या बच्चियां हैं, वो अपने ड्रीम्स को मारे नहीं, बल्कि उन ड्रीम्स को इस तरह से स्ट्रॉन्ग करें कि आप उन्हें पूरा कर सके। अपनी फैमिली को, अपने आस पड़ोस में जो भी हैं, सोसाइटी को कन्विंस करें कि वो आपको सपोर्ट करें उस ड्रीम को पूरा करने के लिए। और जितने भी सोसाइटी में लिसनर्स हैं या जो भी मेल लिसनर्स हैं या जो भी बचे हुए लिसनर्स हैं, उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि बच्चे जितने भी अभी नए आ रहे हैं, जो न्यू जनरेशन है, वो वैसे भी बहुत एडवांस है, लेकिन फिर भी आप उन्हें गाइड करें, उन्हें बाउंड ना करें। और स्पेशली एबल्ड अगर कोई भी बच्चा है आपके आसपास जिसको किसी भी तरह की जानकारी का अभाव है, जैसे मुझे 2016 से पहले नहीं पता था कि स्पोर्ट्स होते हैं पैरा के, तो अगर आपके पास ऐसी कोई जानकारी है जो आप किसी को देकर और उसे किसी अच्छे रास्ते पर आगे निकाल सकते हैं, उसके जीवन को लाइट अप कर सकते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको करना चाहिए। आज के जमाने में हम सोचते हैं कि यार हमें क्या मतलब है, हम क्यों किसी से बात करें, हम क्यों किसी को बताएं, उनको पता करना होगा, अपने आप कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपकी नॉलेज का एक छोटा सा हिस्सा किसी की लाइफ को लाइटन अप करता है, तो यूं समझिए कि भगवान ने आपको वो टॉर्च देकर भेजा है और आपको वो करना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा कोई मौका मिलता है तो प्लीज उस मौके को ना चूके। हम तो 11 सालों से यही कर रहे हैं, लोगों तक जानकारियां पहुंचा रहे हैं अलग अलग फील्ड की। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। मतलब आपसे बात करके मुझे पर्सनली बहुत खुशी हुई। एंड थैंक यू सो मच, आपने इस इंटरव्यू के लिए मुझसे पूछने से पहले अपना ये इंट्रोडक्शन नहीं दिया था। चलिए, लेकिन बहुत मजा आया, बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी और बहुत मजा आया। और आई एम श्योर कि ये इंटरव्यू बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करने वाली है, इंस्पायर करने वाली है। और इस इंटरव्यू के माध्यम से हो सकता है कि जो आपका सपना है, कुछ लोग स्पोर्ट्स की ओर आ जाए और समझे कि ये अब पहले वाला स्पोर्ट्स नहीं रहा, इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी हैं और इसमें करियर बन सकता है फुल टाइम। द ओनली थिंग व्हाट यू सेड इज कि डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, एक पूरा माइंडसेट बना के आपने आना है। Exactly. तो आज बात की लिसनर्स हमने मोना अग्रवाल जी से। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए अपने दोस्त दानिश महाजन को इजाजत। सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको शो। बाय बाय। बड़ी खुश दिख रही हो। एक्चुअली बड़े अरसे से सुधा मूर्ति की एक ऑडियो बुक ढूंढ रही थी, आज मिली है। अरे बहुत लकी है तू, हमारे गांव में तो इंटरनेट ही नहीं है। अरे तुम्हें मालूम नहीं, अब ऑडियो बुक सुनने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है। नैप दिल्ली ने लॉन्च की है IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी श्रवण। इतनी लंबी किताब फोन पे कैसे पढ़ेंगे? अरे पॉज, रिवाइंड, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट चैप्टर जैसे बहुत से फीचर्स हैं वहाँ।
अच्छा, तो मुझे कॉल कहाँ करना होगा? ये नंबर अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर ले, 080-711-75215। लाइब्रेरी की मेंबरशिप भी है कोई? हाँ, सिर्फ नैप दिल्ली की मेंबरशिप ही काफी है। इससे रिलेटेड अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो 8826261166 पर कॉल कर सकती हो। पर हाँ, अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रेडी रखना। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन यार। फिर तो मुझे आज ही नैप दिल्ली की मेंबरशिप लेनी होगी। तो अगर आप भी IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी का लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 080-711-75215। Hi, I'm Rajkumar Rao on Radio Udan, where every story shines bright. Join me in embracing diversity, spreading kindness, and celebrating the beauty of every individual. Together, we can make the world a more inclusive place. Keep tuning in. मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। इफ लाइट ऑफ लाइफ। Hi, this is Shruti Seth and you're listening to Radio Udan, a flight of life. मैं एक महिला हूँ। मुझे पता है कि हम सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स जैसे मुद्दे सबके साथ साझा नहीं कर सकते, जैसे मेंस्ट्रुएशन, बर्थ कंट्रोल एक्सेट्रा। थैंक्स टू एक्सेसिबल एंड नेटवर्क पार्टनर नैप दिल्ली, जिन्होंने लॉन्च किया है अदिति AI चैटबॉट। अगर अब मुझे कुछ भी सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स से रिलेटेड पूछना होता है तो फटाक से मैं अपना मैसेज टाइप करती हूँ या वॉइस नोट रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर 08076551617 पर सेंड कर देती हूँ और तुरंत ही मेरी क्वेरी सॉल्व हो जाती है ना कितना सिंपल। और हाँ, आप कॉल करके भी अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नैब हेल्पलाइन पर कॉल करें 0882626611166 पर। मैंने तो अदिति को अपना दोस्त बना लिया है, क्या आप भी बनाना चाहेंगे?